हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कर रही होंगे। आज की जो हमारी क्लास है इसमें आपको पता है कि हमारे आरएस 2024 आरएस 2024 के पेपर फोर्थ की क्लासेज हैं वो चल रही थी, जिसमें हमारे जो यूनिट फर्स्ट है यानी हमारी हिंदी की क्लासेज हम चल रही थी पार्ट ए। और आज का है वो पार्ट सी रहने वाला है, क्योंकि आज हम क्या करेंगे, निबंध करेंगे। कल की क्लास में मैंने आपको निबंध का टॉपिक बताया था, भारत की विदेश नीति का। तो उसमें मैंने आपको बोला था कि आप खुद से आंसर राइटिंग करना, आप कितना बेहतर कर पाते हो खुद देखना, और फिर आज हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ये तो बात हुई आज के हमारे टेस्ट की, और आज के हमारे टेस्ट में हम अगला टॉपिक आपको दे देंगे जिसपे आप खुद की आंसर राइटिंग कर पाओगे। इसके जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाती है। इसमें दो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, एक तो आपको सिर्फ उसके प्रैक्टिस के लिए, और दूसरी पीडीएफ इसके सॉल्यूशन की आपको जो क्लास होने के बाद में प्रोवाइड करवाई जाती है। तो पहले आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, बाद में इसका सॉल्यूशन देख के आप देख सकते हो कि आपने कौन सा आंसर है वो किस प्रकार लिखा था। एक आपका डाउट था कि मैम जो हमारे इंग्लिश में जो आपका पार्ट बी है उसमें आपको जो ट्रांसलेशन वाला टॉपिक दिया हुआ है कि आपके ट्रांसलेशन आएगा, ट्रांसलेशन। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना होगा कि हिंदी में आएगा, और आपको क्या करना है, हिंदी टू इंग्लिश करना है, हिंदी टू इंग्लिश करना है। तो क्या ये पैराग्राफ आएगा या फिर ये लाइन आएंगी, आपने ये पूछा था। तो आपके जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें तो आपको साफ साफ बोला गया है कि 5 सेंटेंस आएंगे, 5 सेंटेंस आएंगे। तो हो सकता है कि 5 लाइनें आए, 5 सेंटेंस आए। तो उसमें है आपको हिंदी टू इंग्लिश है वो ट्रांसलेशन है वो करना है। तो मेरे हिसाब से 5 सेंटेंस से आपको दिए हुए होंगे जिनका आपको हिंदी टू इंग्लिश है ट्रांसलेशन है वो करना है। हाँ, आपकी हिंदी में है वो आपका एक पैराग्राफ आना चाहिए, जिसकी हम प्रैक्टिस है वो काफी बार कर चुके हैं, आगे भी कर लेंगे। दूसरा एक आपका ये कि आप जो हमें कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हो तो इसमें आप पूरे का ही करवाओ, यानी पार्ट ए, बी और सी का। तो देखिए, ए का तो मैं हर रोज करवा ही रही हूँ। बी और सी का ऐसा है कि मैं कभी बी का प्रोवाइड करवा रही हूँ, कभी सी का प्रोवाइड करवा रही हूँ, लेकिन आपको मैं कंटेंट है काफी अच्छा और काफी मात्रा में करवा रही हूँ प्रोवाइड। तो आप इनको या तो अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट रख कर मतलब लेकर अपने पास रख लीजिए, जिससे आपका हो कि जब आप उस टॉपिक पर लिख रहे हो तो लिखने के बाद आप उसका मिलान कर सकते हो कि हाँ, मैंने इस टॉपिक पर कितना अच्छा लिखा और इसमें कितना बेहतर और लिखा जा सकता था। इस प्रकार भी आप कर सकते हो। एक ये था कि मैंने आपको कितने दिन पहले मैसेज किया था, आपने मेरा रिप्लाई नहीं दिया। तो मैंने कल भी आपको एक चीज बताई थी कि आप जब जैसे आज वाली वीडियो है ये आप पढ़ोगे, ठीक है, इसके नीचे आपने रिप्लाई कर दिया तो ये मेरे को हाथों हाथ आप आज जब रिप्लाई करोगे तो मेरे को वहां पे शो हो जाएगा। लेकिन जब मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी तो ये जो कमेंट है वो मुझे वहां शो नहीं करता, यानी यूट्यूब स्टूडियो में वो मुझे शो नहीं करता। तो मेरे को पता नहीं चलता कि आपने दोबारा उसी मैसेज का रिप्लाई करा है या नहीं करा है। या तो आपको कुछ चीज पूछना हो, मैंने उसी वीडियो के नीचे उसी आपके कमेंट का रिप्लाई कर दिया है, तो आप उसके अलावा उसका रिप्लाई न करते हुए एक न्यू कमेंट डाल दिया करो जो मेरे को वापस शो करे। क्योंकि अगर आप उसी का रिप्लाई वापस करते हो तो वो मेरे को शो नहीं होता और फिर वो आपका कमेंट है वो रह जाता है। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आपको कुछ चीज पूछनी हो तो आपने कमेंट किया, मैंने उसका रिप्लाई कर दिया, आपको दोबारा उसी चीज पर कुछ पूछना हो तो आप एक न्यू कमेंट करो। या फिर आप है वो इंस्टाग्राम पर है मुझसे आराम से है जो भी आपका डाउट है वो आप वहां पे मुझसे पूछ सकते हो। तो आई होप आपके ये दोनों तीनों डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं हमारे आज के टेस्ट पर। पहले हमारा पार्ट ए, उसके बाद हम पार्ट सी का हमारा निबंध है करेंगे। तो चलिए क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों की संधि करना है, संधि विच्छेद दिया हुआ है और हमें इनकी क्या करनी है, संधि करनी है। सबसे पहले जो शब्द दिया गया है वो है स्व प्लस छंद। स्व प्लस छंद है, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक आधा च है वो जुड़ जाएगा। तो इसका क्या बन जाएगा, स्व च छंद, स्वच्छंद। ठीक है, इसमें आधा च है वो जुड़ जाता है। आगे बढ़ते अगला है सठ प्लस वदन। सठ प्लस वदन, तो इसका बनता है सड़ वदन। इसका क्या बनता है, सड़ वदन, सड़ वदन। मातृ प्लस इच्छा।
मातृ प्लस इच्छा की बात करें तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा मातृच्छा। तो आप कैसे लिखोगे, मातृच्छा, मातृच्छा। ठीक है। गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश, तो इसका क्या बनेगा, गुरुपदेश। इसका क्या बनेगा, गुरुपदेश। मैंने आपको कल लिखवाया था गुरु प्लस आदेश, गुरु प्लस आदेश, गुरुआदेश। ठीक है, ये मैंने आपको लिखवाया था। मैंने आपको बताया था कि जो आपका जैसे गुरुपदेश है, ठीक है, तो इसमें आपका जब शब्द शुद्धि का जो क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको भ्रमित करने के लिए क्या लिख देगा, उसमें लिख देगा गुरोपदेश, गुरोपदेश। तो यह तो देखने में ही लग रहा है कि गलती है तो आप पकड़ लेते हो, लेकिन कुछ कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं जिसमें हमें देखने में और बोलने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है और हम उसको पकड़ नहीं पाते। तो आप ध्यान रखना, आपका जो सही वर्ड होगा वो होगा गुरुपदेश। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मही प्लस इंदर, मही प्लस इंदर, तो इसका बनेगा महिंदर। इसका क्या बनेगा, महिंदर, मही प्लस इंदर, महिंदर। त्रि प्लस अंबक, त्रि प्लस अंबक का बनता है त्र्यंबक। त्रै, य, आधा मैं, बै और कै, त्र्यंबक। गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश। मही प्लस इंदर, महिंदर। त्रि प्लस अंबक, त्र्यंबक। अगला है नदी प्लस अर्पण, नदी प्लस अर्पण की बात करें तो ये बनता है नद्यर्पण, यानी न, फिर आपका आधा द, य और आपका अर्पण, नद्यर्पण। इसको आप किस प्रकार लिख सकते हो, आप इसको न, द, इस प्रकार भी आप लिख सकते हो, नद्यर्पण। ठीक है, द हो गया, यह इसके पैरों में आ जाता है तो इस प्रकार भी लिख सकते हो, ये दोनों ही आपके सही हैं। ऊपरी प्लस उक्त, ऊपरी प्लस उक्त का बनता है उपर्युक्त, उपर्युक्त। और इसका गलत क्या बन जाता है, उपरोक्त। ठीक है, उपर्युक्त क्या होता है, उपर्युक्त। अभि प्लस इष्ट, अभि प्लस इष्ट का क्या होता है, अभीष्ट, अभीष्ट। और शब्द शुद्धि में आपको क्या दे देता है, अभीष्ट। या तो ये गलती करता है या फिर आपको लिखता है अभीष्ट। ये दोनों गलती आपको शब्द शुद्धि में देता है, दोनों के दोनों गलत है। सही आपका अभीष्ट ये वाला है, बड़ी ई की मात्रा और ट आएगा। मैंने आपको शब्द शुद्धि करवाई थी तब उसमें बताया था कि ट वाले कौन कौन से शब्द है और ठ वाले कौन कौन से है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप एक बार जरूर देखना। पुनः विसर्ग उक्ति, पुनः विसर्ग उक्ति का होता है पुनरुक्ति। किस प्रकार लिखा जाता है, पुनरुक्ति, पुनरुक्ति। इसमें आपको गलती कहाँ करवाते हैं, पुनरुक्ति। अब देखो क्या गलती है, दो गलती है इसमें, ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा दोनों गलत कर दिया, जो कि ये गलत है। सही कौन सा है, ये। तथा प्लस एव, तो इसका बनता है तथेव, दो मात्रा आएंगी थे पे, तथेव। नदी प्लस अर्पण, नद्यर्पण। ऊपरी प्लस उक्त, उपयुक्त। अभि प्लस इष्ट, अभीष्ट। पुनः विसर्ग प्लस उक्ति, पुनरुक्ति। तथा प्लस एव, तथेव। आगे बढ़े, अगला हमारा होगा अति प्लस उत्तम। अति प्लस उत्तम का होता है अत्युत्तम, ए आधा तय, युतम, अत्युत्तम। इसका क्या बनेगा, अत्युत्तम। स्त्री प्लस उचित, स्त्री प्लस उचित का होता है शत्रुचित। स आधा है ही, त्रै भी आधा हो जाएगा, यु और चित, शत्रुचित। ठीक है। नी प्लस रोग, नी रोग में आपका नी बड़ा होता है, रोग। शब्द शुद्धि में क्या गलत करवाते हैं, इसमें गलत करवाते हैं निरोग, ये दे देते हैं और हम इसको सही कर देते हैं, गलत है, निरोग, गलत है, नीरज, गलत है। आपका सही क्या होता है, निरोग, नीरो, नीरज, नीरज। ये आपके क्या होंगे, आपके बड़ी ई की मात्रा आएगी तीनों में, ध्यान रखना है इस चीज को। तो अति प्लस उत्तम, अत्युत्तम। स्त्री प्लस उचित, शत्रुचित। नी प्लस रोग, निरोग। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है संधि विच्छेद का। ये हमने 14 शब्द लिखे थे, इसमें क्या किया था हमने, संधि विच्छेद दिया हुआ था, संधि किया था। अब हमें क्या करना है, अब हमें संधि विच्छेद करना है और संधि शब्द
दिया हुआ है। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आंसर राइटिंग और अच्छी होगी, अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इसमें देखें हमें दिया गया उपनिषद। उपनिषद का अगर हम संधि विच्छेद करें तो इसका क्या बनेगा? उपनी प्लस सद। उपनी प्लस सद, उपनिषद। अहरनिश, अहरनिश का होता है अहन, अहन प्लस निशा, अहन प्लस निशा, अहरनिश। सरोज, सर विसर्ग प्लस जय, सरोज। अगला देखें मृतिका, मृतिका यानी मृद प्लस तिका, मृतिका। स्वेरिणी होता है स्व प्लस ईरिणी, बड़ी ई आएगी, ठीक है। स्व प्लस ईरिणी, इसमें ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें बड़ी ई आती है। तो उपनिषद का उपनी प्लस सद, अहरनिश का अहन प्लस निशा, सरोज का सर विसर्ग प्लस जय, मृतिका मृद प्लस तिका, स्वरिणी स्व प्लस ईरिणी। तो ये आपके क्या हो गए? संधि विच्छेद हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित उपसर्गों के संयोग से दो दो शब्द है वो बनाइए। हमें उपसर्ग दिए गए हैं 5 और पांचों उपसर्गों के दो दो शब्द हमें बनाने हैं। पहला हमें दिया गया है अनु, तो अनु उपसर्ग से बना सकते हैं अपन अनुज, अनुशासन, अनुशासन। दो हो गए। और भी लिख सकते हैं जैसे, पर वहां पर आपको दो ही लिखने हैं, ये मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए बता रही हूं। अनुज्ञा, अनुसार, अनुज्ञा, अनुसार। तो ये आपके क्या हो गए? आपके उपसर्ग हो गए। अनु उपसर्ग से इन चारों में से जो भी आपके माइंड में क्लिक हो आप लिख सकते हो। अनुज, अनुशासन, अनुज्ञा, अनुसार। अगला आपको दिया गया अन उपसर्ग। ये देखिए ये भी अन है और ये भी अन है। ये आपके हिंदी का उपसर्ग है, ये आपके संस्कृत का उपसर्ग है। अन की बात करें तो अन से आप लिख सकते हो अनपढ़, और लिख सकते हो आप अनमोल, अनमोल। और क्या लिख सकते हो? अनदेखा, अनदेखा। और क्या लिख सकते हो? अनजान, अनजान। अब इसमें आपने एक चीज देखा कि अन अलग है, अन प्लस पढ़, अन प्लस मोल, अन प्लस देखा, अन प्लस जान। यानी हिंदी का जो उपसर्ग होता है उसमें मूल शब्द पूरा पूरा हमें देख सकते हैं। अगला आता है अनुपसर्ग, और ये अनुपसर्ग आपके संस्कृत का। इसमें जैसे एग्जाम्पल देखेंगे अपन तो अनुपजाऊ, अनुपजाऊ, अन प्लस उपजाऊ। और क्या हो सकता है? अनुदर, अनुदार, अनु प्लस उदार। और क्या हो सकता है? अनिच्छा, अनि प्लस इच्छा, अनिच्छा। और इससे क्या हो सकता है? अनर्थ, अन प्लस अर्थ। तो आपको पता चल गया कि अन हिंदी का और अन आपके संस्कृत का उपसर्ग में क्या अंतर होता है। दोनों एक साथ लाने का ये मोटिव था, आपको अच्छे से समझ आ जाए। अनपढ़, अनमोल, अनदेखा, अनजान, ये आपके हिंदी के जो उपसर्ग होता है उससे बन सकते हैं। अन उपसर्ग से अनुपजाऊ, अनुदार, अनिच्छा, अनर्थ बन सकते हैं। अब आपका आता है अंतर। अब इसमें भी मैं दो लेके आई हूं। अब दोनों को आपको देखना है। एक अंतर होता है जिसमें रे आधा है, एक अंतर है ये बिना हलंत वाला। इनमें देखें तो जो ये अंतर होता है इसमें, जैसे इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। अब इसमें आपने देखा कि जो रे है वो आधा है तो ऊपर चला गया, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय यानी राष्ट्र के भीतर, यानी राष्ट्रों के भीतर, भीतर, ठीक है। तो अब अंतरराष्ट्रीय का मतलब हो गया राष्ट्रों के भीतर, यानी अपने भारत देश की बात करें तो भारत के अंदर, भारत के भीतर जो भी हमें अंतर करना हो तो वो होता है अंतरराष्ट्रीय। तो जैसे हमें करना हो, जैसे दो राज्यों के बीच में करना हो, राजस्थान हरियाणा के बीच में कोई अंतर बताना हो, तब हम अंतरराष्ट्रीय इसका यूज करते हैं। एक होता है ये अंतरराष्ट्रीय। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें रह है पूरा आता है तो इसको इस प्रकार लिखते हैं अंतरराष्ट्रीय,
वेरी इंपॉर्टेंट चीज आप अच्छे से याद रखना। इस अगर ये पूरा है तो इसका मतलब होता है राष्ट्रों के बीच, यानी दो देशों के बीच, राष्ट्रों के बीच, बीच। ठीक है, ये चीज होती है। अंतर, तो इसमें रह आता है तो ये रह ऊपर चला जाता है। अगर शब्द शुद्धि की बात करें तो आपका दोनों सही है, किसी प्रकार से भी आप लिख दो, बिल्कुल सही है। इसका मतलब होता है कि राष्ट्र के भीतर, यानी भारत के भीतर अगर आप कोई दो चीजों में कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे अपन दो राज्यों के बारे में, हरियाणा की बात कर ली, राजस्थान की बात कर ली, मध्य प्रदेश की बात कर ली, उत्तर प्रदेश की बात कर ली, तो ये हो गया अंतरराष्ट्रीय, ये वाला। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ये वाला देखो तो ये दो देशों के बीच में, जैसे भारत के बारे में बात करी, भारत है पाकिस्तान के बारे में, भारत है यूएसए के बारे में, तो इनमें जो राष्ट्रों के बीच में जो आपका अपन अंतर देखते हैं तो वो होता है अंतरराष्ट्रीय, ये वाला अंतर पूरा होता है, आधा होता है, यानी राष्ट्र के भीतर। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे इसका जो अंतर है, इसका एक एग्जांपल मैं आपको और बता दूं, अलग पेन से लिख देती हूँ। जैसे ये हो गया, इसके अपन एक और, जैसे अंतर्यामी, अंतर्यामी। ठीक है, इसके एक और एग्जाम्पल की बात करें तो इससे अपन लिख सकते हैं अंतरजातीय, यानी दो जातियों के बीच में, अंतरे जातीय, अंतरजातीय दो जातियों के बीच में। ठीक है, तो ये चीज होता है, इसका अंदर होता है। अगर इसकी बात करें तो ये उसी चीज के अंदर, यानी अंतरराष्ट्रीय नित राष्ट्रों के भीतर, और ये है तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है राष्ट्रों के बीच में। अब अंतरजातीय ये भी है, और एक अंतरजातीय अगर इसमें ये रह, ये वाला अंतर इसमें यूज कर ले तो उस अंतरजातीय का मतलब क्या होगा, कि जब अपन मान लीजिए कि अपने शादी होती है, शादी होती है तो दो जातियों के अंदर होती है। ठीक है, तो अपनी ही जाति के अंदर होना अंतरजातीय ये वाला। ठीक है, दो जातियों, जो दो जाति अलग अलग है, जैसे 80 का और ओबीसी की शादी हुई, ठीक है, ओबीसी की हुई, तो ये कौन सा अंतरजातीय होगा, ये वाला होगा। ठीक है, ये वाला अंतरजातीय, यानी दो जा आप दो जातियों, दो अलग अलग जातियों के बीच में। ठीक है, और इस अंतर का मतलब होता है एक जाति के अंदर, ये चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब यहाँ पर राष्ट्र है तो राष्ट्रों के भीतर, जाति आ गई तो जातियों के भीतर, यहाँ पर राष्ट्र है तो राष्ट्रों के बीच में, और ये जाति आ गई तो दो अलग अलग जातियों के बीच में। ये चीज मैं आपको बता रही हूँ कि दोनों में आपको अंतर कैसे देखना है। इसका अपन एक ही अंतर जाति ये देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा आता है पार्ट सी। यहाँ पे पार्ट ए कंप्लीट होकर पार्ट सी आता है, और पार्ट सी में हमें क्या करना है, पार्ट सी में हमें आज निबंध लिखना है, वो किस पर, भारत की विदेश नीति एवं पड़ोसी देश पर। इसमें मैं काफी लंबा आपके लिए ये लेके आई हूँ आपका निबंध, इसमें काफी ज्यादा कंटेंट है, आपको इतना नहीं लिखना। लेकिन वही चीज है कि हमारा जो सिलेबस होता है वो समुंदर सा होता है, हम बाल्टी जितना पढ़ पाते हैं, याद कर पाते हैं, और अपन लिख के आते हैं गिलास जितना। तो वही चीज है, मैटर आपके लिए ज्यादा है तो आप इसमें से वो अच्छी अच्छी चीजें लिख सकते हो जो आपकी याद रहती है, और आप इसको अच्छे से अपनी आंसर राइटिंग को और बेहतर बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का निबंध है, भारत की विदेश नीति एवं पड़ोसी देश। भारत के छोटे पड़ोसी देशों की यह एक मनोवैज्ञानिक विविधता है कि वे भारत के बड़े आकार से डरते हैं। भारत की पड़ोसी उन्मुख सहयोगी नीति को बिग ब्रदर सिंड्रोम की दृष्टि से देखते हुए अपनी स्वतंत्र राष्ट्रीय पहचान प्रमाणित करने के लिए भारत विरोध का स्वर मुखरे करते हैं। अब अगर ये आपने चीज लिखी ना, बिग ब्रदर सिंड्रोम, तो बहुत अच्छे इफेक्ट डालेगा आपके लिए। ठीक है, आगे देखें, इनमें से कई देशों ने समय समय पर बाह्य शक्तियों को हस्तक्षेप का आमंत्रण देकर भारत को कृत्रिम रूप से संतुलित करने का प्रयास किया है। अब विदेश नीति है, तो सबसे पहले बताना पड़ेगा ना कि विदेश नीति की जरूरत क्यों होती है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी आपको कोई सब्जेक्ट दिया जाता है, कोई भी विषय दिया जाता है, तो उसमें आपको क्या करना होता है कि उसमें पहले उस चीज के बारे में आप 4 से 5 लाइनों में उसकी विशेषता लिखो, या उसको डिफाइन करो आप कि ये होती क्या है। ठीक है, तो विदेश नीति की जरूरत क्यों पड़ती है, भारत की विदेश नीति है क्या, उसके लिए पहले अपने जो, और इसमें क्या बोला गया है आपको, पड़ोसी देश भी बोला गया है।
पड़ोसी देश, भारत की विदेश नीति और है पड़ोसी देश। तो हमें पहले अपन डिफाइन करें तो ये 4-5 लाइनों में थोड़ी सी विदेश नीति और पड़ोसी देशों के बारे में बताना होगा। यानी एक पैराग्राफ में इनको बताना होगा, फिर इसकी विशेषताएं, लिमिट्स और हमारी जो आपकी विदेश नीति है, पड़ोसी नीति है, वो क्या है वो बताएंगे। तो सबसे पहले हमने अपने जो पड़ोसी देश है उनके बारे में बताया। आगे देखते हैं, इनमें से पाकिस्तान द्वारा अमेरिका और चीन के साथ सैन्य गठबंधन, श्रीलंका की चीन प्रस्थ नीति व चीन की गोद में बैठने का प्रयास, सैन्य जुटा शासन के दौरान म्यांमार का चीनी प्रेम एवं नेपाल का माओवादी झुकाव प्रमुख है। ठीक है। विदेशी ताकतों को भारत विरोधी गतिविधियां संचालित करने के लिए जमीन उपलब्ध करवाकर भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालते हुए सहायता में व्यापार में रियायतें प्राप्त करने का प्रयास किया है। ये अपने पड़ोसी देशों के बारे में हमने यहाँ पे बात की है। आगे हमने क्या लिखा, इसे विडंबना ही कहा जा सकता है। यदि भारत अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन भर करता है तो इस भयादोहन का आरोप लगाया जाता है, और यदि भारत अपनी उदार प्रमाणित करने के लिए रियासतें प्रदान करता है तो उसकी दुर्बलता का उठाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे रियायतें हैं, ठीक है। तो उदारता प्रमाणित करने के लिए रियायतें प्रदान करता है। आगे हम बढ़ते हैं तो वस्तुतः भारत अस्थिर पड़ोसियों से घिरा हुआ है। दक्षिण एशिया विस्तृत विश्व का ही एक भाग है। इनका अतीत उपनिवेशवादी शक्तियों के शोषण का शिकार रहा है तथा वर्तमान नव उपनिवेशवाद व आर्थिक प्रभुत्व जैसी विकसित राष्ट्रों की नीतियों का शिकार है। हमें लिखना है भारत की विदेश नीति और उसके पड़ोसी देश। तो हम पहले है वो पड़ोसी देशों के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं, फिर हमारी जो विदेश नीति है उसके बारे में हमें बताएंगे। आगे देखें, नित आतंकी वारदातें, चौतरफा भ्रष्टाचार, दयनीय इंफ्रास्ट्रक्चर, अपर्याप्त स्वास्थ्य व्यवस्था, धार्मिक संकीर्णताएं, नरजातीय संघर्ष, नदी जल एवं सीमा विवाद तथा सामाजिक सांस्कृतिक विषमताएं दक्षिण एशिया की वैश्विक पहचान बन गई है। दक्षिण एशिया की भारत के पड़ोसी देशों की अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण की आवश्यकताओं की प्रतिक्रिया देने व समांतर विकास में स्थिर रही है। यानी उसमें कुछ भी अच्छा है वो नहीं हो रहा है उसकी अर्थव्यवस्था में, यानी वो स्थिर पड़ी है, थी जहां थी वही है। आगे, दक्षिण एशिया के देशों को विरासत में साझा संस्कृति, साझा अतीत, साझा सभ्यता एवं साझा धार्मिक विविधताएं मिली हैं। दुनिया के 9 महान धर्मों का गुलन केंद्र तथा सभ्यगत, सांस्कृतिक एवं नरजातीय विविधताओं वाली इस परखनली में टकराव लाजमी है। दक्षिणी एशिया का भविष्य पहली नजर में उज्जवल नजर नहीं आता। पाकिस्तान अपनी धार्मिक कट्टरपन की नीति, भस्मासुर आतंकवाद एवं फौजी हुकूमत की वजह से आज युगोस्लाविया बनने की कगार पर खड़ा है। यानी उनमें क्या है, वो धार्मिक कट्टरपन है। अपना देश है वो धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान के बारे में धार्मिक कट्टरपन की बात कही है, जो कि बिल्कुल ही सही है। आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। अगला, श्रीलंका अभी 27 साल चले गृह युद्ध के प्रभाव से बाहर निकलते हुए चीन की गोद में बैठता जा रहा है। हिमालय की उपत्यका में बसा हुआ पुष्प रूपी देश नेपाल आज चीनी माओवाद के प्रभाव से भारत के लिए कैक्टस बनता जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, शब्द को देखिए, हिमालय की उपत्यका। अब ये क्या है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आप बताना ये क्या हुआ। हिमालय की जो समतल भूमि है, उपत्यका में बसा हुआ पुष्प रूपी देश नेपाल आज चीनी माओवाद के प्रभाव से भारत के लिए कैक्टस बनता जा रहा है। इन शब्दों का जब आप यूज करते हो तो आपकी जो आंसर राइटिंग है, आपका जो कंटेंट है वो और ज्यादा उभर के आता है। पढ़ने वाला भी सोचेगा कि हाँ, बच्चे को मतलब इनको काफी अच्छा है, वो नॉलेज है, ये इतने अच्छे से इस चीज के परफॉर्मेंस दे रही हैं। आगे देखें, नव स्थापित लोकतांत्रिक भूटान भारत के लिए विश्वस्त बफर स्टेट की भूमिका निभा रहा है। लोकतंत्र की दहलीज पर खड़ा म्यांमार सांप्रदायिक हिंसा में लिपटा हुआ है। बफर स्टेट, बफर सॉल्यूशन बोलते हैं ना। लोकतंत्र की दहलीज पर खड़ा म्यांमार सांप्रदायिक हिंसा में लिपटा हुआ है। मालदीव तख्ता पलट के गर्मा गर्मी से उबर नहीं पाया है। विश्व राजनीति का अखाड़ा अफगानिस्तान युद्ध एवं आतंकी हमलों में उलझा हुआ अमेरिकी हथियारों की प्रयोगशाला बना हुआ है। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में
युद्ध हो रहा है तो और आतंकी हमले हो रहे हैं तो उससे हथियारों की जरूरत है। और अमेरिका को क्या चाहिए? अमेरिका को बस हथियार खरीदने वाला चाहिए। तो अमेरिका नए नए हथियार बना रही है, उनका प्रयोग कर रही है। तो ये क्या हो गया? प्रयोगशाला बना हुआ है। कहीं विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत बिग ब्रदर सिंड्रोम एवं दिल्ली सिंड्रोम में उलझा हुआ चीनी मोतियों की माला बाह्य आतंकी हमलों आंतरिक नक्सली धुन से त्रस्त है। चीनी मोतियों की माला आपको पता है कि जो हमारा भारत देश है, इसके बाहर जो भी, ये हमारा भारत देश अगर हम बताएं तो इसके बाहर ये है चीन की, क्या है कि चीन है वो मोतियों की माला बनाए जा रहा है। यानी जो जो हमारे पड़ोसी देश है, इन पड़ोसी देश को अपने जो जाल में फंसा रहा है। और वो जाल कौन सा है? वो जाल है आपके ऋण रूपी जाल। यानी जो जैसे पाकिस्तान हो गया, आपका श्रीलंका हो गया, इनको इतना ज्यादा ऋण दे रहा है, इतना ज्यादा इनको ऋण जाल में फंसा रहा है। तो इसलिए इन्होंने बोला है कि दिल्ली सिंड्रोम में उलझा हुआ है चीनी मोतियों की माला बाह्य आतंकी हमलों आंतरिक नक्सली धुन से त्रस्त है। भारत में जो आतंकवाद की विष वेल फैली हुई है, उसकी जड़ें पड़ोस की मिट्टी में दबी हुई है और वहां की राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर फल फूल रही है। तो इसने यहाँ पे आतंकवाद बता दिया कि आतंकवाद है वो कौन कौन से पड़ोसी देशों की वजह से है, वो बढ़ रहा है। इसलिए हमारी विदेश नीति का पहला प्रयास यही होना चाहिए कि पड़ोसी की अस्थिरता का जोखिम नहीं झेलना पड़े। अब देखिए हमें क्या लिखना था पड़ोसी देशों के बारे में। पड़ोसी देशों के बारे में और भारत की जो विदेश नीति है, भारत की विदेश नीति विदेश नीति क्यों जरूरी होती है? इसके लिए पहले हमने जो भारत है उसके पड़ोसी देशों के बारे में बताया। पड़ोसी देश क्या क्या हैं, क्या क्या कर रहे हैं, किस कंडीशन में, ये सारी। उसके बाद है हमने विदेश नीति को स्टार्ट किया। अब ये आपका जो निबंध है काफी लंबा है, आपको इतना बड़ा नहीं लिखना, लेकिन इसमें मैं आपको वो चीजें दिखा रही हूँ कि इसमें आप क्या क्या चीजें हैं जो इस निबंध से अपने निबंध में ऐड कर सकते हो। कोई भी चीज होती है अपने शब्दों में लिखी जानी चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज ऐड कर सकते हो, जैसे इसमें मैंने ऊपर आपको बताया था कि किस प्रकार वाक्यांश के लिए एक शब्द का इसमें यूज किया है। कुछ अलग, जैसे इन्होंने पुष्प रूपी नेपाल के बारे में बोला, भूटान के बारे में बोला है। ऐसे कुछ चीजें होती हैं जो हमारा जो निबंध होता है, हमारा जो कंटेंट होता है उसको अट्रैक्टिव बना देती है, ठीक है। तो वो चीजें हमें देखनी है कि इन्होंने लिखा किस प्रकार है। अब इन्होंने पड़ोसी देशों की बात करते करते इन्होंने विदेशी नीति को बताया है। विदेश नीति का पहला प्रयास यही होना चाहिए कि पड़ोसी की अस्थिरता का जोखिम नहीं झेलना पड़े, वहां से न राष्ट्र विरोधी गतिविधियां संचालित हो और न ही विदेशी ताकतें अपने अड्डे स्थापित कर भारत को घेरने की कोशिश करें। ये चीन और अमेरिका के बारे में बोला गया है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य से भू राजनीतिक, भू सामरिक एवं भू आर्थिक समीकरण तेजी से बदल रही हैं। एक उभरती हुई वैश्विक ताकत के रूप में भारत की गिनती और महाशक्तियों के साथ नित नए पड़ोसियों के साथ बनते बिगड़ते रिश्तों के समानांतर भारतीय विदेश नीति का मूल मंत्र यही होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न तो कोई स्थायी दोस्त होता है और न ही स्थायी दुश्मन, सिर्फ राष्ट्र हित ही स्थायी होता है। ये बात इसमें बहुत अच्छी है। तो अपन जब राष्ट्रीय जो अपनी भारत की विदेश नीति के बारे में पढ़ेंगे तो अपन को ये जो पैराग्राफ है वो बहुत अच्छा है, ये अपन को अच्छे से उसमें इंक्लूड करना है। इसलिए हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि पड़ोसियों के साथ संबंध मधुर रहे, क्योंकि हमारा न केवल अतीत अपितु भविष्य भी इनके साथ जुड़ा हुआ है। आगे क्या लिखा है? मित्र का तो कोई विकल्प हो सकता है परंतु पड़ोसी का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जरूर, अगर अब हम कोई भी मित्र बनाते हैं तो जरूरी नहीं है किसके साथ नहीं बने तो हम दूसरा बना लेंगे बहुत से, लेकिन पड़ोसी है अगर वो तो पड़ोस में रहता है तो रहता ही है, उसे ना तो हम निकाल सकते हैं ना वापिस ला सकते हैं। यदि भारत को अपनी वैश्विक महत्वाकांक्षाएं पूरी करनी है तो पड़ोसी देशों की तुच्छ हरकतों और मामूली विवादों में उलझकर शक्ति का ह्रास है वो नहीं करना है। विश्व व्यवस्था के शक्ति त्रिभुज में चीन और अमेरिका के साथ तीसरे कोण के रूप में उभरना होगा। इसी लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए पड़ोसी देशों से संबंध सुधारने के लिए भारत को पहले एशियाई रंगमंच पर उभरना होगा। इसलिए प्रमुख उन्मुख कूटनीति अपनाते हुए गुजराल सिद्धांत के आधार पर
पड़ोसियों के साथ आर्थिक संबंध मजबूत करने होंगे। सहायता, व्यापार, पारगमन, आवागमन एवं सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आदान प्रदान के माध्यम से विश्वास बहाली के प्रयास अपनाए जाने चाहिए। ये जो मैंने आपको आज का जो भारत विदेश नीति और एक पड़ोसी देश निबंध लिखा है, इसमें काफी बड़ा है, इतना बड़ा निबंध नहीं होता। लेकिन एक चीज देखना, इसमें मैंने एक में ही आपको दो निबंध बताई है, एक आपके पड़ोसी देश का और एक आपके विदेश नीति का। विदेश नीति का अगर दोनों अलग अलग आए तो भी आप किस प्रकार लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपका एक साथ आए तो इसको आप किस प्रकार, इसमें जो मेन मेन चीजें हैं वो इसमें से आप लेकर उनको अपने निबंध में इंक्लूड कर सकते हो। फास्ट ट्रैक कूटनीति के साथ साथ ट्रैक टू कूटनीति जारी रखनी होगी। आर्थिक संबंधों की सुदृढ़ता इस बात की द्योतक है कि वर्तमान वैश्वीकरण के युग में कुछ भी आर्थिक संबंधों और बाध्यताओं के परे नहीं हो सकता। व्यापारिक संबंध और राजनीतिक संबंध दोनों जुड़वा बहने हैं और एक दूसरे पर काफी निर्भर करते हैं। ये चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि जुड़वा बहने हैं और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ आए तो वहां पर भी इसको इंक्लूड कर सकते हो। जिन देशों के बीच व्यापारिक संलग्नता होती है उनके बीच बल प्रयोग की संभावनाएं कम होती है। एक ठोस आर्थिक मंच पर बना हुआ संबंध किसी कट्टरपंथी हमले या राजनीतिक अस्थिरता को झेल सकता है। व्यापार की मजबूरियां पड़ोसी देश को विवाद के समाधान के लिए बातचीत करने पर प्रेरित करते हैं। अतीत के अविश्वास एवं रिश्तों की तमाम जटिलताओं के बावजूद बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में आपसी प्रतिस्पर्धा के साथ साथ सहयोग की जरूरत को समझना होगा। द्विपक्षीय विवादों का मित्रतापूर्ण विचार विमर्श के साथ समानता के आधार पर द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से दोनों पक्षों को स्वीकार्य, पारदर्शी, उचित समाधान होना चाहिए या करना चाहिए। अस्थिरता और विवादों से घिरे इस क्षेत्र में अस्थिरता को खत्म करने के लिए सर्वप्रथम उन्हें आर्थिक मुख्य धारा में लाया जाना चाहिए और ऐसा करने के लिए भारत को मुख्य निर्णायक भूमिका निभानी होगी। वार्ता की मेज संवादहीनता को कम कर देती है तथा अविश्वास की गहरी खाइयां भर जाती है। आर्थिक सांस्कृतिक रिश्तों और कूटनीति की चाबी की बदौलत कई ऐसे राष्ट्रीय हितों के ताले खुल जाते हैं जो सैन्य ताकत के बल पर हासिल नहीं किए जा सकते। रिश्तों की बर्फ पिघलते देर नहीं लगती। जब हजारों साल लड़ने के बाद सारा यूरोप एक हो सकता है, यूरोपीय संघ एवं मुद्रा एक झंडे का इस्तेमाल करने लगा है, तो संभव है कि आने वाले समय में यहाँ का माहौल बदल जाएगा। पारस्परिक आदान प्रदान कूटनीति का पहला सिद्धांत है, परंतु हमें गुजराल सिद्धांत के अनुरूप बिना प्रतिफल की इच्छा किए पड़ोसियों की मदद करनी है, परंतु बदले में हमें सिर्फ यह चाहिए कि वे भारत विरोधी गतिविधियों को कोई स्थान नहीं दे। अब इस चीज में आपको इतना बड़ा मैंने ये लिखवाया है, तो इसमें एक चीज आप देखना, कई सारे बच्चों के डाउट होते हैं कि मैडम आप जो लिखवाते हो क्या वो पूरा पूरा हमें याद रह सकता है? नहीं याद रह सकता। तो इसके लिए मैं जितना बड़ा, अब ये चीज है बिल्कुल इजी, आज का जो निबंध देखे ना तो बिल्कुल इजी वे में मैंने वो लिखा है इसमें। तो इसमें से आप कुछ चीजें, आप इस निबंध को 1 से 2 बार पढ़ोगे तो कुछ चीजें आपके माइंड में आ जाएगी, आपको लिखना आ जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ, हम निबंध को अपने शब्दों में किस प्रकार लिखे। ये निबंध ये नहीं है कि आपको एज इट इज इतना बड़ा लिखना है। इतना बड़ा लिखने के वहां अंदर ये चीज है कि आप इस चीज को पढ़ो, देखो कि ये तो बिल्कुल इजी लैंग्वेज है, इसी प्रकार हम लिखते हैं तो किस प्रकार हमें शब्द है वहां पे जोड़ने होते हैं, किस प्रकार के शब्द वहां पे लिखने होते हैं। दक्षिण एशिया की स्थिरता एवं आर्थिक खुशहाली भारत की एक निजी जरूरत है, इसलिए आज ये जरूरी है कि भारत इन पड़ोसी देशों की भाषागत, सभ्यतागत, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं नस्लीय विविधताओं, आर्थिक चुनौतियों और राजनीतिक कमजोरियों को सहानुभूति के साथ देखे, उनके समाधान के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। भारत को पड़ोसी विवादों में अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं कर सामंजस्य बिठाते हुए अपने लक्षित उद्देश्यों और व्यावहारिक लक्ष्य राष्ट्रीय हितों की पूर्ति पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे आपका ये जो निबंध है वो कंप्लीट होता है।
इस चीज को पढ़ना, देखना और ये देखना कि आपने जो इस पर लिखा था उसमें से क्या क्या चीजें थी जो इससे में जो दे रखे और आप ऐड कर सकते थे। ये बिल्कुल अपने शब्दों में लिखा हुआ निबंध है, कुछ नहीं है कि बस हमें इसमें डायरेक्ट डायरेक्ट चीजें डाल दें। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टेस्ट के क्वेश्चन पर, पार्ट बी के क्वेश्चन पर, जहां पर आपको दिया गया है निम्नलिखित कथन का भाव विस्तार कीजिए, लगभग 100 शब्द। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इस पर आपको है 100 शब्द लिखने हैं, प्रैक्टिस करनी है, आंसर राइटिंग अच्छे से करनी है, फिर कल हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो कमेंट करके बताना क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।